जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर स्वागत करता हूं। जैसा कि जो एजुकेशन का सीरीज चल रहा था ना, उसमें से आज हमारा यह दूसरा लेक्चर है। 4 लेक्चर में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है, इसलिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं तुरंत। आपको कम मेहनत में ज्यादा नंबर की जरूरत होती है ना, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा दिया था वहां तक, कहाँ तक हो गया था हमारा, हो गया था आश्रम तक हो गया था। इसमें दूसरी वाली यूनिट है। आप देखेंगे कि इससे पहले अगर जैसे आपको वीडियो ना मिले तो जाकर के देख लेना, वहां वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, पूरा एकदम सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा। जैसे कि गुरुकुल शिक्षा, वैदिक कालीन में शिक्षा प्रणाली, यानी वैदिक काल में कैसे शिक्षा प्रणाली थी, ये बात बताना है भैया। तो वैदिक काल में कैसी शिक्षा प्रणाली थी? प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम होता है। यानी क्या होता है बाबू? सिस्टम। तो कैसा सिस्टम था वैदिक काल में? शिक्षा का कैसा सिस्टम था? अरे भैया गुरुकुल था। क्या था? गुरुकुल था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। यानी अब ये गुरुकुल क्या होता है? गुरुकुल ऐसी जगह होती है जहां पर क्या होता है, छात्र जो होते हैं, अध्ययन करने वाले जो होते हैं, वो गुरु के समीप यानी गुरु के पास में रहकर करके शिक्षा को ग्रहण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम गुरुकुल प्रणाली कहते हैं। तो आप लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? आपको बताने से नहीं काम चलेगा, हमें लगता है लिखवाना पड़ेगा, तो लिखवा देते हैं। क्या? प्राचीन काल में। प्राचीन काल का मतलब क्या होता है? प्राचीन काल का मतलब होता है पुराने समय में। यानी प्राचीन काल में आज की तरह विद्यालय नहीं होते थे। क्या? प्राचीन काल में आज की तरह विद्यालय नहीं होते थे। तो क्या होता था भैया? अरे गुरुकुल होता था, तरह विद्यालय नहीं होते थे। देखिएगा, छात्र जो होते थे वो गुरु के पास में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्र गुरु के पास में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। क्या करते थे? रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ग्रहण करते थे। ऐसी प्रणाली को क्या कहा जाता था? ऐसी प्रणाली को या ऐसे सिस्टम को जहां पर छात्र गुरु के साथ रहकर पढ़ाई करते हो, ऐसी प्रणाली को गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऐसी प्रणाली को गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। अब देखिएगा एक और चीज, जैसे कि जो ये छात्र यहाँ पर निवास करते थे यानी रहते थे, यानी जो छात्र यहाँ पर रहते थे उनको अंतेवासी कहा जाता था। यानी जो छात्र गुरु के पास में रहकर पढ़ाई करते थे, यानी घर से अलग होकर जो छात्र घर से अलग होकर पढ़ाई करते थे उनको अंतेवासी कहा जाता था। घर से अलग होकर पढ़ाई करने वाले छात्र को होकर जो पढ़ाई करते थे उनको क्या कहा जाता था? करते थे उनको अंतेवासी कहा जाता था। उनको अंतेवासी कहा जाता था। अंतेवासी कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतेवासी किसको कहा जाता है? तो जो अब यहाँ पे देखिएगा भाई, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन भाई क्या करेंगे, जितना मेहनत करोगे उस हिसाब से फल मिलेगा आपको। तो सबसे पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या है? प्राचीन काल में आज की तरह विद्यालय नहीं होते थे, छात्र गुरु के पास में ही रहकर पढ़ाई करते थे। ऐसी प्रणाली को गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। सीधी बात, समझ। उसके बाद में अब ये आपको मिल जाएगा कि अंतेवासी किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ऐसे छात्र जो अपने घर को त्याग करके पढ़ाई करते थे उनको अंतेवासी कहते थे। क्या कहते थे? उनको अंतेवासी कहा जाता था। अब उसके बाद में देखेंगे भैया, दूसरी जो यूनिट है, नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। दूसरी बात है क्या? शैक्षिक स्वायत्तता। यानी क्या? शैक्षिक स्वायत्तता थी। यानी स्वायत्तता बोल दें या स्वतंत्रता बोल दें यार, सीधी बात, नो बकवास। क्या? शिक्षा के लिए स्वतंत्रता थी। यानी क्या था? यहां पर किसी सरकार का या किसी राज्य का शिक्षा पर कोई दबाव नहीं होता था। यानी जो अध्यापक होते थे वो स्वतंत्र रहकर काम करते थे। हालांकि क्या होता था, जो राजा होते थे वो दान के रूप में कुछ पैसे भेंट करते थे। यानी वो दान के रूप में शिक्षकों को कुछ पैसे भेंट करते थे, लेकिन उनका ये अधिकार नहीं होता था
कि आप इस माध्यम से पढ़ाई करवाएं या इस पैटर्न पे शिक्षा दें, यानी उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। और जो ब्राह्मण समाज के लोग होते थे उनका ये जो विद्यालय होता था उस पर उनका अधिकार होता था। किसका? ब्राह्मणों का अधिकार होता था। और जो इसके अंदर क्या होता था, ये एक आचार्य यानी प्रमुख आचार्य होता था, उसी के देख रेख में ये पूरा विद्यालय चलता था। तो यानी क्या होता था, शैक्षिक स्वतंत्रता। तो इसमें देखेंगे शैक्षिक स्वतंत्रता में क्या होता था, यानी जो विद्यालय यानी जो गुरुकुल होते थे, विद्यालय पर किसी बाहरी क्या होता था, किसी बाहरी लोगों का या शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। क्या? कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, यानी स्वतंत्र होते थे। क्या? वो अपने हिसाब से पैटर्न, जैसे कि आज के जमाने में क्या होता था, राज्य सरकार केंद्र सरकार पैटर्न को चेंज कर देती है एजुकेशन सिस्टम के, लेकिन वहां पे कोई एजुकेशन सिस्टम किसी राज्य या किसी सरकार के अधीन नहीं था, यानी विद्यालय स्वतंत्र होते थे। तो यानी कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, मनमान अपने तरीके से पाठ्यक्रम का डिजाइन किया जाता था। क्या? अपने तरीके से पाठ्यक्रम का डिजाइन किया जाता था, यानी बनाया जाता था, डिजाइन किया जाता था। यदि कोई राजा दान दे देता था तब भी उसका कोई अधिकार उस पर नहीं होता था, उसका विद्यालय पर कोई अधिकार नहीं होता था। क्या? विद्यालय पर कोई अधिकार नहीं होता था। कोई राइटिंग थोड़ा अजीब है, कोई लेकिन जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है कि आपकी वीडियो ना लंबी हो जाए। कोई अधिकार नहीं होता था। क्या? कोई अधिकार नहीं होता था। हम चाहते तो पीपीटी से भरा के पढ़वा देते, लेकिन इस तरीके से पढ़ाने में मजा आता है। विद्यालय पर किसी बाहरी लोगों का या शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, अपने तरीके से पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाता था। यदि कोई राजा दान दे देता था तब भी उसका विद्यालय पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। विद्यालय में क्या होता था, विद्यालय में प्रमुख आचार्य का बोलबाला था। क्या? वही जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, प्रमुख आचार्य का बोलबाला था, यानी यही सिलेबस डिजाइन करता था, यही सब कुछ देख रेख करता था, यानी इसी के शासन, इसी के काल मतलब इसी के अनुसार सारा कुछ किया जाता था, यानी इसी के अनुसार सारा कुछ किया जाता था, यानी इसी के हिसाब से ही सब पाठ्यक्रम डिजाइन होता था। अब उसके बाद में देखेंगे आप एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? जैसे हमने बताया कि यहाँ पे ब्राह्मण लोगों का बोलबाला, यानी जो प्राचार्य होता था वो ब्राह्मण कुल का ही होता था, यानी ब्राह्मण लोग ही प्राचार्य होते थे। अब देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, यानी सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा क्या होता है, सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा। आप देखेंगे इस समय में, पहले लिख दें तब बताएं, इस समय में आज की तरह कोई फीस नहीं दी जाती थी, आज की तरह कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती थी। क्या? फीस नहीं चुकानी पड़ती थी। और उसके साथ साथ में क्या होता था, ये विद्यालय जो होते थे, यह विद्यालय सभी वर्गों के लिए समान होता था। क्या होता था? वर्ग मतलब क्या होता है, सभी जातियों के लिए, सभी समूहों के लिए, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सभी वर्गों के लिए निःशुल्क होते थे। क्या होता था? सभी वर्गों के लिए निःशुल्क होता था। यानी ये ऐसा नहीं होता था कि आप इंग्लिश मीडियम, आप ये हैं वो हैं तो आपसे ये चल लिया जाएगा, सभी के लिए निःशुल्क होता था एवं सार्वजनिक होता था। क्या होता था? सभी के लिए निःशुल्क एवं सार्वजनिक होता था। क्या? इस जमाने में जो विद्यालय होता था, इस समय में क्या होता था, देखेंगे आज की तरह कोई फीस हम लोगों को नहीं चुकानी पड़ती थी।
और उसके साथ साथ यह विद्यालय सभी वर्गों के लिए निःशुल्क होता था। आप देखेंगे क्या, यानी जनेऊ संस्कार, क्या जनेऊ संस्कार के बाद में, जनेऊ संस्कार के बाद में बालक प्रवेश करता था, बाद में बालक प्रवेश करता था, उसके बाद में 25 वर्ष तक प्रवेश करता था और 25 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करता था। क्या, और 25 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करता था। आप देखेंगे क्या, इस समय में आज की तरह कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती थी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में यह विद्यालय सभी वर्गों के लिए निःशुल्क होता था। जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार जिसे बोलते हैं, उपनयन संस्कार के बाद में बालक को प्रवेश कराया जाता था और 25 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाती थी। ये निःशुल्क शिक्षा 25 वर्ष तक प्राप्त की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जो ब्राह्मण समाज के बच्चे होते हैं वो 8 साल में ही सीखने योग्य बन जाते हैं, जो क्षत्रिय समाज के होते हैं वो 11 साल के हो जाते हैं, और जो वैश्य समाज के बच्चे होते हैं वो वैश्य और शूद्र समाज के वो 12 साल तक मतलब उनको प्रवेश कराया जाता था शुरुआती दौर में, यानी 12 साल की उम्र उनको सीखने की उम्र मानी जाती थी। अब उसके बाद में देखेंगे क्या होता है, यानी देखेंगे अन्य प्रकार की शिक्षा संस्थाएं, यानी इसमें जो हेडिंग है आप देखेंगे अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएं, यानी कई प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी, अलग अलग जो संस्थाएं थी उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। पहली जो थी हमारी चरण थी, क्या थी, पहला क्या होता है, चरण थी, यानी जो पहली संस्था थी चरण थी। चरण में क्या होता था, इसमें एक शिक्षक एक ही वेद की शिक्षा देता था। क्या होता था चरण में, एक ही शिक्षक होता था, चरण में एक ही शिक्षक एक ही वेद की शिक्षा देते थे, वेद की शिक्षा देता था। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में इसी वेद की शिक्षा ज्यादा दी जाती थी, इसलिए इसको इस काल को वैदिक काल कहा जाता है, वेद की शिक्षा देता था। तो ये हमने देख लिया। क्या, पहला हमें ये याद रखना है, पहला स्टेप जो था हमारा चरण था, चरण में क्या होता है, यानी प्रथम चरण, प्रथम चरण में क्या होता था, एक ही शिक्षक एक ही वेद की शिक्षा देता था। क्या, एक ही शिक्षक एक ही वेद की शिक्षा देता था। तो इस वाले पाठ्यक्रम को क्या बोलते थे, या इस वाले विद्यालय को क्या बोलते थे, चरण बोलते थे। उसके बाद में दूसरा आता है घटिका। क्या था, घटिका, इसमें कई शिक्षक देखेंगे। जो घटिका होता था, घटिका, इसमें घटिका में कई शिक्षक अलग अलग विषयों की, कई शिक्षक अलग अलग विषयों को पढ़ाते थे, या विषयों का ज्ञान देते थे, विषयों को पढ़ाते थे। इसमें घटिका में, तो घटिका में क्या हो गया, इसमें कई शिक्षक या अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषयों को पढ़ाते थे। क्या करते थे, अलग अलग धर्म तथा दर्शन जो हुआ इसको पढ़ाते थे। उसके बाद में देखेंगे टोल, क्या होता था, इसमें देखेंगे जो उसके बाद में देखेंगे टोल होता था। क्या होता था, टोल होता था। इसमें एक ही शिक्षक क्या होता था, टोल में इसमें एक ही शिक्षक क्या होता था, एक ही शिक्षक, टोल में एक ही शिक्षक संस्कृत भाषा को पढ़ाता था। क्या, संस्कृत भाषा को पढ़ाता था। क्या पढ़ाता था, संस्कृत भाषा को पढ़ाता था। अब उसके बाद में देखेंगे क्या देखा हमने, पहले क्या देखा हमने, चरण देखा, एक ही शिक्षक एक ही व्यक्ति शिक्षा देता था। उसके बाद घटिका देखा, इसमें कई शिक्षक अलग अलग क्या होता था, दर्शन तथा धर्म की पुस्तकों को पढ़ाते थे, अलग अलग विषयों को पढ़ाते थे। उसके बाद हमने टोल देखा, इसमें एक ही शिक्षक संस्कृत भाषा को पढ़ाता था। उसके बाद हम देखेंगे परिषद देखेंगे। क्या देखेंगे, परिषद देखेंगे। तो परिषद यानी क्या होता था, इसमें कई टीचर यानी 10 अध्यापकों को मिला दिया जाता था। परिषद में क्या होता था, केवल 10 शिक्षक को, क्या, एक 10 शिक्षक की एक परिषद होती थी, इसमें कई विषयों की शिक्षा दी जाती। परिषद मतलब एक टोले थे, इसमें 10 शिक्षक, यानी क्या होता था, इसमें 10 शिक्षक, 10 शिक्षक की टोली होती थी। वह अलग अलग विषयों को पढ़ाते थे। क्या हुआ,
अलग अलग विषयों को पढ़ाते थे। यानी जब परिषद में क्या होता था, कई लोग मिलाकर के परिषद बनाते थे, यानी कई टीचर मिलाकर के परिषद बनाया जाता था। इसमें 10 शिक्षक की टोली होती थी, वह अलग अलग विषयों को क्या करते थे, वो अलग अलग विषयों को पढ़ाते थे। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब देखेंगे उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। इस तरीके से हमने क्या देखा, पहले वाले में हमने क्या देखा, पहले चरण देखा। चरण में हमने क्या देखा भैया, चरण में हमने देखा कि एक शिक्षक क्या होता था, एक विषय को पढ़ाता था। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने क्या देखा, घटिका देखा। घटिका में क्या होता था, घटिका में अलग अलग टीचर अलग अलग को पढ़ाते थे। उसके बाद हमने टोल देखा। टोल में देखा क्या देखा भैया, टोल में देखा एक टीचर क्या होता है, एक सब्जेक्ट यानी संस्कृत को पढ़ाता है। उसके बाद हमने परिषद देखा। परिषद में हमने क्या देखा, 10 टीचर मिलकर के क्या करते हैं, अलग अलग विषयों को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएं, याद रखना बड़ा जरूरी है। अब उसके बाद में देखेंगे विशेष विद्यालय क्या होता था। इसमें यहाँ पे विशेष विद्यालय भी होते थे, क्या यानी विशेष विद्यालय होते थे। तो विशेष विद्यालय में क्या होता था, यहाँ पर जैसे आज की तरह, जैसे पुराने जमाने में धर्म से संबंधित ही क्या होते थे, गुरुकुल होते थे, क्या गुरुकुल या विद्यालय होते थे। लेकिन ऐसे विद्यालय जिसमें धर्म के बजाय दर्शन, चिकित्सा यानी दवाओं से संबंधित, दर्शन यानी दर्शन शास्त्र, यानी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाने का या सीखने का, चिकित्सा, दर्शन। उसके बाद में देखेंगे क्या, तकनीकी तथा आधुनिक विषयों का ज्ञान कराया जाता था, या अध्ययन कराया जाता था। ज्ञान आधुनिक विषयों का अध्ययन कराया जाता था। ऐसे विद्यालय को विशेष विद्यालय कहा जाता था। ऐसे विद्यालय को विशेष विद्यालय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ऐसे विद्यालय को विशेष विद्यालय कहा जाता था। क्या देखेंगे भैया, हमने इसमें क्या बताया, ऐसे विद्यालय जिसमें दर्शन के, धर्म के बजाय, यानी पहले की क्या होता था, वेदों को ही पढ़ाया जाता था, यानी धर्म को प्रमुख माना जाता था। यानी पढ़ाई का असली महत्व होता था क्या, मोक्ष प्राप्त करना, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय नारा था। लेकिन उसके साथ साथ भी क्या था, यानी दर्शन का ज्ञान होना, तकनीकी का ज्ञान होना, चिकित्सा का ज्ञान होना, और उसके बाद आधुनिक भाषाओं का ज्ञान होना। ऐसे विषय के मतलब जो जहाँ पे अध्ययन कराया जाता था, या ऐसे विषयों की जहाँ पे जानकारी दी जाती थी, उस जगह को हम क्या कहते थे, उस जगह को हम विशेष विद्यालय कहते थे। क्या कहते थे, विशेष विद्यालय कहते थे। अब उसके बाद में देखेंगे, क्या देखेंगे, अगली यूनिट हमारी क्या है बाबू, अगली है हमारी विद्यार्थियों की दिनचर्या। यानी गुरुकुल के समय में, यानी प्राचीन काल में, यानी गुरुकुल पीरियड में क्या होता था, विद्यार्थियों की दिनचर्या क्या होती है। दिनचर्या का मतलब होता है डेली का रूटीन। क्या होता है, इसको बोलते हैं डेली रूटीन, यानी जो हम डेली काम करते हैं, यानी रोज जो हम काम करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी दिनचर्या बोलते हैं। तो ये क्या होता था, पहला काम क्या होता था, यानी विद्यार्थियों का ब्रह्म मुहूर्त में उठना। क्या, मुहूर्त में उठना तथा दैनिक कार्यों को करना। क्या, दैनिक कार्यों को करना। दैनिक का मतलब रोज के काम को करना, यानी जो आपका नित्य काम होता है, दैनिक कार्य होता है, कार्यों को करना, यानी फ्रेश होना जिसे बोलते हैं। क्या, उसके बाद में क्या होता था, स्नान करना। क्या, स्नान करना तथा गुरु के स्नान के लिए पानी लाना। गुरु के स्नान के लिए पानी तथा जंगल से क्या,
तथा जंगल से हवन के लिए लकड़ी लाना। क्या? जंगल से हवन के लिए लकड़ी लाना। अब ये हवन क्या होता है भैया? आप लोग जानते हैं, लकड़ी लाना, जंगल से हवन के लिए लकड़ी लाना। आप लोग देखते होंगे क्या होता है, जैसे आप शायद देखे होंगे कि ऐसे होता था, यानी यहाँ आग जल रही होती है, ऐसे फ्लेम निकल रहा होता है, ऐसे 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 करके, और इसमें ऐसे लकड़ी जुड़ी होती है, यानी आग अगेठी जला देते थे। उस पर कुछ मतलब जैसे कि क्या करते थे, कुछ अपने तरीके से मंत्रों का अपना उच्चारण करते थे, मंत्र को पढ़ते थे। उसके बाद में यानी क्या करते थे, मेनली इनका पर्पज होता था। क्या पर्पज होता था? यानी हवा को शुद्ध करते थे। क्या करते थे? हवा को शुद्ध करते थे। उसके बाद जो तीसरा काम होता था इनका दिनचर्या में, मतलब क्या होता था, दोपहर के समय भिक्षा, दोपहर के समय क्या करते थे, दोपहर के समय समीपस्थ, क्या? समीप अस्त, यानी समीप के, यानी पास के बस्तियों से क्या करता, पास के बस्तियों से भिक्षा लाना। क्या? पास के बस्तियों से भिक्षा लाना, भिक्षा लाना, फिर भोजन पकाना और करना। उसके साथ साथ में इनका ये भी काम था, क्या? गायों को दुहना। क्या? यानी जो गाय होती थी, गायों का दुहना, इनको दुहते थे, यानी क्या करते थे, इनसे दूध निकालते थे। गायों का दुहना तथा भोजन के बाद विश्राम करना, तथा भोजन के बाद विश्राम करना। क्या? भोजन के बाद विश्राम करना। फिर क्या करते थे? अध्ययन करना। विश्राम करना तथा अध्ययन करना। क्या करना? तथा अध्ययन करना। इस तरीके से क्या होता था, इनकी दिनचर्या होती थी। जो गुरुकुल में यानी जो स्टूडेंट यानी जो छात्र होते थे, तो उनका इस तरीके से काम होता था। क्या होता था? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठना, दैनिक कार्यों को करना, उसके बाद स्नान करना तथा गुरु के स्नान के लिए पानी लाना, तथा जंगल से हवन के लिए लकड़ी लाना, दोपहर के समय समीपस्थ बस्तियों से भिक्षा लाना, तथा गांवों को धोना, भोजन के बाद विश्राम करना, फिर अध्ययन करना। इस तरीके से इनका क्या होता था, पूरी दिनचर्या होती थी। किनके? जो यहाँ के इस पीरियड में, यानी क्या, गुरुकुल पीरियड के जो स्टूडेंट या छात्र होते थे। अब उसके बाद में हम देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे, शिक्षा की अवधि। ओ भैया, बड़ा अच्छा टॉपिक है। यानी क्या होता था, शिक्षा की अवधि देखेंगे। यानी गुरुकुल में क्या होता था, गुरुकुल में जो छात्र होता था, छात्र उपनयन संस्कार के बाद में, क्या? उपनयन संस्कार के बाद में, संस्कार के बाद में ब्रह्मचरी बनकर, क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, यानी शुद्ध होकर के, क्या? यानी शुद्ध होकर गुरुकुल में प्रवेश करता था। शुद्ध होकर क्या करता था? गुरुकुल में प्रवेश करता था। गुरुकुल में प्रवेश करता था। आप देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, जैसे इसमें क्या है, गुरुकुल में छात्र उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार के बाद में, जनेऊ धारण करने के बाद में क्या करता था, ब्रह्मचर्य का पालन करके, यानी ब्रह्मचर्य का पालन यानी शुद्धिकरण, शुद्ध होकर के गुरुकुल में प्रवेश करता था। उसके बाद में क्या होता था, यानी सबसे पहले देखेंगे तो इसमें शिक्षा की अवधि यानी शिक्षा का जो समय होता था, यानी क्या होता था, शिक्षा की समय को बताया गया है। तो कोई क्या, शिक्षा के समय यानी ब्राह्मण के लिए क्या होता था, ब्राह्मण के लिए 8 साल, क्या? ब्राह्मण के लिए यानी ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण के बच्चों को ज्यादा दिमाग होता है, यानी ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष में ही प्रवेश मिल जाता था। 8 वर्ष में प्रवेश मिल जाता था। बोलते थे कुशाग्र बुद्धि के प्रवेश मिल जाता था। वही जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रियों को 11 वर्ष में मिलता था। क्या? क्षत्रियों को 11 वर्ष में, यानी क्या, 11 वर्ष में प्रवेश मिलता था। कहाँ? गुरुकुल के अंदर प्रवेश मिलता था। उसके बाद में हम देखेंगे, उसके बाद में 11 वर्ष, उसके बाद में हम देखेंगे जो वैश्य होते थे, क्या होते थे, वैश्य और शूद्र होते थे, इनको 12 वर्ष की उम्र में, क्या, 12 वर्ष की उम्र में प्रवेश मिलता था। उम्र में प्रवेश मिलता था। कहाँ? यानी किसके अंदर? 12 वर्ष में प्रवेश मिलता
था विद्यालय के अंदर। किसके अंदर? यानी जो गुरुकुल के अंदर। आप देखेंगे इस तरीके से पूरा डिजाइन सेट किया गया था, गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। तो हमने क्या देखा, यानी अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम पीरियड था। आप देखेंगे ऐसी बात देखेंगे, यानी ऐसा लोगों की भावनाएं थी, मान्यता थी, अवधारणा थी कि जो ब्राह्मण होता है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है, कुशाग्र बुद्धि का होता है, क्षत्रिय उससे कम बुद्धिमान के होते हैं, जो वैश्य शुद्ध होते हैं सबसे कम बुद्धि के होते हैं। ऐसा लोगों की मान्यताएं थी पुराने जमाने में। और इसमें क्या होता था, ज्यादातर मतलब जैसे कि ब्राह्मण बच्चों को प्रवेश कराया जाता था। अब आप देखेंगे इस तरीके से, यानी शिक्षा की अवधि थी, यानी शिक्षा का टाइम पीरियड था। और इसमें एक चीज देखिएगा, जो शिक्षा प्रवेश कराने के बाद में इन बच्चों को कोई निश्चित डिग्री नहीं दी जाती थी, कोई डिग्री नहीं दी जाती थी, ना कोई लिखित टेस्ट होता था। यहाँ पे एक अलग अलग गुरुकुल के अध्यापक आते थे और उनसे मौखिक टेस्ट, मौखिक परीक्षाएं लेते थे। क्या? मौखिक परीक्षाएं लेते थे। और उसी के हिसाब से जब इनकी पूरी डिग्री पूरी हो जाती थी, यानी शिक्षा इनकी जब पूरी हो जाती थी, तो उसके बाद में इनको कोई लिखित क्या होता था, इनको कोई लिखित प्रमाण पत्र, यानी क्या लिखित इनको कोई दस्तावेज नहीं दिया जाता था कि आपने पूरा पास कर लिया है। तो इस तरीके से इन पे काम किया जाता था। आई बात समझ में? आई ना? तो इस तरीके से इन पे पूरा काम किया जाता था। क्या? जो वैदिक कालीन में यानी शिक्षा का टाइम पीरियड होता था। आई बात समझ में? अगली बार चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखेंगे उसके बाद में क्या होता है, 15 वाले पे देखेंगे उपनयन संस्कार। यानी क्या होता है उपनयन संस्कार? आपको यानी बार बार आपने देखा कि छात्र को या बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश कराने से पहले शुद्ध किया जाता था। क्या? शुद्ध किया जाता था, यानी ब्रह्मचरी बनाया जाता था। इसी को हम क्या, इसी को हम क्या बोलेंगे भैया? इसी को हम पहले के शुद्ध किया जाता था। इसी को हम जनेऊ संस्कार, यानी जनेऊ पहना करके इनको प्रवेश कराया जाता था। जनेऊ संस्कार। क्या? इसी को हम जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या उपनयन संस्कार बोलते हैं। जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार बोलते हैं। आई बात समझ में? बस इतनी सी बात थी। क्या? इसी को हम उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार बोलते हैं। अब अगली वाली यूनिट देखते हैं। अगले वाले में बताया है नारी शिक्षा। क्या है? नारी शिक्षा बताया है। तो क्या होता था प्राचीन काल में, यानी वैदिक कालीन में नारी शिक्षा थी, यानी ये क्या पुरुषों के समान नारी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। यानी क्या होता था, आज की तरह नारी यानी महिलाओं के लिए, क्या? नारी यानी महिलाओं के लिए कोई विशेष विद्यालय नहीं होते थे। क्या होता था? कोई विशेष विद्यालय नहीं होते थे। क्या? कोई विशेष विद्यालय नहीं होते थे। ना ही इनके कोई मतलब विद्यालय यानी गुरुकुल होते थे। कहीं कहीं अपवाद मिलता है। क्या? कहीं कहीं अपवाद मिलता है, कहीं कहीं अपवाद मिलता है कि गुरुकुल में महिलाओं को प्रवेश दिया जाता था। क्या? गुरुकुल में महिलाओं को प्रवेश दिया जाता था। गुरुकुल में महिलाओं को प्रवेश दिया जाता था। क्या? गुरुकुल में महिलाओं को प्रवेश दिया जाता था। तो ये जो प्रवेश दिया जाता था, यहाँ पे इनको कौन पढ़ाता था? यहाँ पर जो गुरुकुल के जो गुरु होते थे, यहाँ पर गुरु की पत्नियां, क्या? यहाँ पर गुरु की पत्नियां इनको पढ़ाती थी और साथ रखती थी। गुरु की पत्नियां पढ़ाती थी और साथ रखती थी और साथ रखते थे। किस समय में? यानी वैदिक पीरियड में रखती थी। यानी बहुत से जैसे अपाला घोषा जैसी बहुत सी
ब्राह्मण, विद्वान, विदुषी, यानी रोमश, अपाला, रोमशा, क्या होता है अपाला, घोषा, रोमशा, लोक मुद्रा, क्या लोक मुद्रा। आज महिलाओं का, आज विदुषी यानी विद्वान महिलाओं का, अगर ऐसी व्यवस्था ना होती तो महिलाएं प्राचीन काल में विद्वान कहाँ से होती, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं थी। आज महिलाओं का इतिहास में जिक्र मिलता है, यानी इतिहास में वर्णन मिलता है, क्या इतिहास में वर्णन मिलता है। तो ये याद रखिएगा, यानी नारी शिक्षा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, नारियों की शिक्षा, नारी व्यवस्था। तो ये आप किसी में भी लिख सकते हैं, कहीं भी ऐसे के तौर पर नारी शिक्षा में आप ये लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में आज की तरह महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन क्या होता था कहीं कहीं ऐसी व्यवस्थाएं होती थी जहां पर गुरुकुल में गुरु की पत्नियां इनको पढ़ाती थी और साथ रखती थी। इसी तरीके से अपाला, घोषा, रोमशा और लोक मुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का इतिहास में जिक्र मिलता है। आप देखेंगे उसके बाद में क्या देखेंगे, यानी परीक्षाएं। तो ये देखेंगे परीक्षाएं, यानी वैदिक काल में क्या होता था, वैदिक काल में कोई परीक्षाएं, वैदिक काल में कोई लिखित परीक्षाएं नहीं होती थी। जितना हम बता रहे हैं ना, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, इससे बेहतर नोट्स नहीं मिलेगी आपको। शॉर्ट नोट्स और इतना लिख देंगे पूरा पूरा एग्जामिनर नंबर देगा सरल भाषा में। यानी कोई लिखित परीक्षाएं। और कैसा लगा आपका, कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जितने भी नए पुराने व्यूअर्स होंगे। परीक्षाएं नहीं होती थी। अब देखो पीपीटी से होता तो केवल समझाते रहते, आपको अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी साहब। वैदिक काल में कोई लिखित परीक्षाएं नहीं होती थी। किसी अलग गुरुकुल से प्राचार्य आते थे, किसी अलग गुरुकुल से प्राचार्य आते थे, प्राचार्य जी आते थे, वही मौखिक टेस्ट लेते थे। क्या आते थे, वही मौखिक प्रश्न करते थे, प्रश्न करते थे, कोई लिखित टेस्ट नहीं होता था। और इनका जो वो होता था, यानी परीक्षाएं जो होती थी इसी तरीके से होती थी। इनको, इनकी शिक्षा, इनकी शिक्षा पूरी हो जाने पर क्या होता था, इनकी शिक्षा पूरी हो जाने पर इनको कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। यानी ऐसा क्या होता था, ना ही कोई उपाधि दी जाती थी, ना ही कोई शैक्षिक उपाधि दी जाती थी, यानी शिक्षा से संबंधित कोई उपाधि दी जाती थी, शैक्षिक उपाधि दी जाती थी। तो इस तरीके से प्राचीन काल में शिक्षा, वैदिक काल में शिक्षा काल के गुरुकुल प्रणाली की व्यवस्था थी। आप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। शिक्षा समाप्त होने पर आप लोग देखेंगे, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम लिखते रहते थे, बोलते रहते थे, तो ज्यादा केमिकल की तरफ फोकस नहीं कर पाए। लेकिन अब अगली बार प्रयास करेंगे कि पीपीटी से पढ़ाएं, बेहतर पढ़ाएं आप लोगों को। धन्यवाद।